तो चलिए आज एक ऐसे दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जो सुनने में भले ही किसी महाकाव्य या किसी बहुत बड़ी फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही गहरा आईना है। ये पूरी गाथा सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव, वहां मौजूद एक सदियों पुराने पीपल के पेड़ और एक प्राचीन महादेव मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये पूरे 4 पीढ़ियों तक चलने वाले एक ऐसे चक्र की पड़ताल है जो हमें दिखाता है कि कैसे दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान के भीतर पलने वाले लालच, सत्य और कर्म के नियम कभी नहीं बदलते। हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे हर पीढ़ी की परीक्षा बिल्कुल एक जैसी होती है। अब अगर इस पूरी कहानी की फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये विचार है, कर्मों का सच सामने आ ही जाता है, बस समय का इंतजार करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। गांव के एक बेहद गरीब लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अमीर इंसान भोला ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर गुजारी है। ये महज कोई डायलॉग नहीं है, ये वो अटल नियम है जो सुंदरपुर के पूरे भविष्य को चलाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान चाहे कोई भी बुरा काम करके कितनी भी चालाकी से छिपने की कोशिश करे, ब्रह्मांड का बही खाता एकदम सटीक होता है। वहां कभी कोई एंट्री गलत नहीं होती। अगर हम सुंदरपुर में समय के इस घूमते हुए पहिए को देखें तो हमें 4 बिल्कुल अलग युग दिखाई देते हैं। पहली पीढ़ी में हरिया का वो पुराना कृषि युग है। फिर दूसरी पीढ़ी में छोटू के साथ इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक युग की शुरुआत होती है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में नंदू का एकदम फास्ट डिजिटल युग आता है और अंत में चौथी पीढ़ी में शिवा का बिल्कुल ही अत्याधुनिक मेटावर्स युग। बाहरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है, बैलगाड़ी से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि हर नए युग में गांव की उसी आध्यात्मिक जड़ पर एक नया और पहले से कहीं बड़ा लालच वार करता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहली पीढ़ी की तरफ, हरिया का दौर। ये वो समय था जब सुंदरपुर एक बहुत ही भयानक सूखे की चपेट में था। चारों तरफ भूखमरी थी और यहीं से लालच का पहला खेल शुरू होता है। गांव के एक किसान हरिया के पास अनाज का अच्छा खासा भंडार था, पर उसने क्या किया, उसने इस आपदा को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी मुनाफा कमाने का मौका समझ लिया और उस अनाज को 2 गुने दाम पर बेचना शुरू कर दिया। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हरिया है जो अनाज जमा कर करके तिजोरियां भर रहा है, लेकिन उसकी रातों की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो अंदर ही अंदर भयानक रूप से बेचैन है। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब भोला है जिसके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी आखिरी आधी रोटी भी भूखे बच्चों में बांट देता है और एक गहरी सुकून भरी नींद सोता है। हरिया की ये बेचैनी तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब उसे सपने में वही प्राचीन पीपल का पेड़ दिखाई देता है जो उसे चेतावनी देता है कि उसके हर पाप का, हर गिरे हुए आंसू का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। और बस यहीं से हरिया की जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। शहर से कालीचरण नाम का एक जमीन हड़पने वाला आदमी गांव में आता है। उसके हाथ में गांव की जमीन के फर्जी सरकारी कागजात हैं। वो हरिया के सामने एक बहुत ही भ्रष्ट और लालच भरा सौदा रखता है कि अगर हरिया गांव वालों के खिलाफ जाकर उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दे तो कालीचरण उसे पूरा आधा गांव दे देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हरिया अपने उसी पुराने लालच के जाल में फिर से फंस जाएगा या फिर वो इस बार कुछ अलग करेगा। लेकिन हरिया का फैसला इस बार एकदम साफ और अटल था। उसने साफ कह दिया, अंगूठा नहीं लगेगा, चाहे जमीन जाए या जान, पर अब किसी का हक नहीं मारूंगा। उसने उस भारी लालच को सिरे से ठुकरा दिया और सच्चाई के साथ गांव वालों के साथ खड़े होने का फैसला किया। और पता है, ठीक इसी फैसले के बाद प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। एक भयानक आंधी आई, नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ ने कालीचरण के वो सारे फर्जी कागजात हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिए। कर्म ने अपना काम कर दिया था और सुंदरपुर बच गया। खैर, समय आगे बढ़ता है और हम आते हैं दूसरी पीढ़ी पर। हरिया का बेटा छोटू अब गांव का मुखिया है। इस बार खतरा कोई पुराना जमींदार नहीं है, बल्कि आधुनिक विकास है, यानी हाईवे का निर्माण। शहर के बड़े बड़े ठेकेदार गांव के बीच से हाईवे निकालना चाहते हैं। छोटू ने उनके सामने एक बहुत ही जायज मांग रखी कि भाई, गांव के हर घर को बराबर मुआवजा मिले और महादेव का वो पुराना मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहे। इस ईमानदारी से ठेकेदार बौखला गए। उन्होंने एक बहुत ही गंदी चाल चली और पूरे गांव में ये झूठी अफवाह फैला दी कि छोटू ने चुपचाप 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली है। जरा सोच कर देखिए, जिस इंसान ने गांव को बचाने की कोशिश की, वही गांव अब उसे गालियां दे रहा था और उस पर पत्थर बरसा रहा था।
इंसानी फितरत की ये कितनी कड़वी सच्चाई है ना कि भीड़ कितनी जल्दी उस इंसान के खिलाफ हो जाती है जो हमेशा उनके भले के लिए खड़ा रहा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कर्म हमेशा लौट कर आता है। कहते हैं ना, सच को आग नहीं लगती। एक बार फिर कुदरत का दखल होता है, भयंकर बाढ़ आती है और ठेकेदारों का वो पूरा दफ्तर बह जाता है। उन सारे कागजातों में से सिर्फ एक असली कागज बहता हुआ गांव वालों के सामने आ जाता है, जिससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि 5 करोड़ की रिश्वत की बात 100% झूठ थी। सच सामने आने के बाद छोटू ने अपने पिता से सीखी हुई सबसे बड़ी सीख को अपनाया। उसने पत्थर मारने वाले उन सभी गांव वालों को माफ कर दिया। यह क्षमा, ये माफी, कर्म के चक्र से खुद को आजाद करने का एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली तरीका है। अब सफर पहुंचता है तीसरी पीढ़ी तक। छोटू का पोता नंदू। ये डिजिटल युग है, यानी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर। नंदू वीडियो बनाता है और अब बाहरी दुनिया किसी ठेकेदार के जरिए नहीं, बल्कि सीधे मोबाइल स्क्रीन के जरिए गांव में घुस चुकी है। अगर हम इन पीढ़ियों के साथ बढ़ते हुए इस प्रलोभन को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करें, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभरकर सामने आता है। खतरे का स्तर और रिश्वत की रकम दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। हरिया के समय में ये जमीन हड़पने का सीधा सा खेल था। छोटू के समय में ये हाईवे का करोड़ों का भ्रष्टाचार बन गया, और अब नंदू के इस डिजिटल युग में ये एक बहुत बड़े कॉरपोरेट धोखे में बदल चुका है। लालच का तरीका एकदम मॉडर्न और हाईटेक हो गया है, लेकिन उसका जो मूल चरित्र है वो बिल्कुल वही पुराना है। होता ये है कि धरती प्रोजेक्ट नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी गांव में आती है और दावा करती है कि भाई इस जमीन के नीचे तो कोयले का खजाना दबा पड़ा है। वो नंदू की उस डिजिटल पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसके बदले में वे उसे पूरे 10 करोड़ रुपए का ऑफर देते हैं। उन्हें बस इतना चाहिए था कि नंदू यूट्यूब पर आकर अपने फॉलोअर्स से एक झूठ बोले कि गांव वाले खुद अपनी खुशी से जमीन छोड़ना चाहते हैं। एक युवा लड़के के लिए जिसने कभी इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे, ये एक ऐसा लालच था जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन नंदू ने बिल्कुल वही किया जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसने अपने पूर्वजों की सच्चाई की विरासत को चुना। उसने एक लाइव वीडियो चालू किया और दुनिया के सामने इस करोड़ों की रिश्वत को सिरे से ठुकरा दिया। उस कंपनी के झूठ को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। उसने कैमरे पर कहा, व्यूज तो आज हैं कल नहीं, पर कर्म कल भी साथ जाएगा। ये गांव बिकाऊ नहीं है। इस एक वायरल सच ने ऐसा तहलका मचाया कि सरकार को जागना पड़ा। जांच बैठाई गई और पता चला कि वहां जमीन के नीचे कोई कोयला था ही नहीं। नंदू ने बिना एक भी रुपया कमाए वो अमर इज्जत कमा ली जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। और अब हम इस पूरी कहानी के अंतिम, सबसे एडवांस्ड और सबसे आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। नंदू का बेटा शिवा, उम्र महज 16 साल। ये एकदम पीक टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी का दौर है, जहां इस छोटे से गांव पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार कॉर्पोरेट हमला होता है। वीर साहू नाम का एक बेहद घमंडी और ताकतवर अरबपति सुंदरपुर को पूरी तरह से मिटाकर वहां एक वर्चुअल रियलिटी पर आधारित मेटावर्स सिटी बनाना चाहता है। और इस बार उसने क्या प्रलोभन दिया? हर एक घर के लिए पूरे 50 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी अकल्पनीय, इतनी विशाल थी कि वे गांव वाले जो पीढ़ियों से सच्चाई के साथ खड़े थे, अब उनका भी ईमान डगमगाने लगता है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं, दो अलग दुनियाओं का सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ थे 50 करोड़ रुपए, शानदार कांच के घर और एक ऐसी आभासी दुनिया जो सच नहीं है। और दूसरी तरफ थी उस गांव की असली आत्मा, उनकी पहचान, वो प्राचीन पीपल का पेड़ और महादेव का मंदिर, जो उन्हें उनकी जमीन और उनकी जड़ों से जोड़े रखता था। बड़ा सवाल ये था कि क्या इतने बड़े भौतिक सुख के लिए आध्यात्मिक जड़ों को पूरी तरह से बेचा जा सकता है? और तभी शिवा ने वो किया जिसकी उस अरबपति ने तो क्या किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शिवा ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो बस गया और उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के सामने शांति से आंखें बंद करके बैठ गया। उसका ये शांत और मौन प्रदर्शन पूरी दुनिया ने लाइव देखा। जब वीर साहू ने अपनी ताकत से उसे डराने धमकाने की कोशिश की, तो 16 साल के शिवा ने सिर्फ इतना जवाब दिया, आप 50 करोड़ दे रहे हो, पर क्या आप एक रात की नींद खरीद सकते हो? मेरे परदादा ने नींद बेची थी और बहुत रोए थे। शिवा ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, मन की सच्ची शांति कभी किसी बाजार में पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो इन चारों पीढ़ियों के इस लंबे सफर के बाद अब समय है
इस पूरी गाथा के असली दार्शनिक निष्कर्ष को समझने का। ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के एक बहुत ही गहरे और अटल नियम को हमारे सामने रखती है। अगर हम ध्यान दें तो इस पूरी गाथा का निचोड़ एक बहुत ही स्पष्ट कर्म चक्र है। सबसे पहले लालच हमेशा एक नए और ज्यादा आकर्षक रूप में आता है, चाहे वो अनाज का ढेर हो, 5 करोड़ हो या फिर 50 करोड़ का मेटावर्स। इसके बाद इंसान के भीतर के आध्यात्म और उसके चरित्र की परीक्षा होती है। और जब इंसान बिना डरे सच के साथ अडिग होकर खड़ा रहता है तो अंततः कर्म अपना दखल देता ही है, फिर चाहे वो बाढ़ के रूप में आए या डिजिटल युग में किसी वायरल वीडियो के रूप में। और आखिर में दुनिया का संतुलन वापस लौट ही आता है। इस पूरे विश्लेषण से 3 बहुत ही शक्तिशाली सबक निकल कर आते हैं। पहला सबक, लालच बाहर से देखने में चाहे कितना भी सुनहरा और आकर्षक क्यों न लगे, उसकी असली कीमत हमेशा हमारी रातों की सुकून भरी नींद होती है। दूसरा सबक, क्षमा करने से यानी माफ कर देने से इंसान के अपने मन का बोझ हल्का होता है और वो कर्म के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी सबक, सच को साबित होने के लिए किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती। सच हमेशा अकेला लेकिन सबसे ताकतवर होकर खड़ा रहता है।